9C पे क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो किस तरह से किया जाता है, इससे पहले मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल था, जैसे कि कंप्लेनेंट थी, साथ पुलिस पार्टी थी, जो आईओ था, या फिर जो गवाह होते हैं, जो रिकवरी के विटनेसेस होते हैं, उनसे किस तरह से जिरा की जाती है। ये मैं पहले चूँकि आपको बता चुका हूँ, और साथ मैंने उस वक्त ये बताया था कि वो जो जिरा है वो सिर्फ़ आपको एक आइडिया देने के लिए, अगरचे वो एक प्रैक्टिकल से थी और उसी तरह से इससे सवालात हुए थे जिस तरह से मैंने आपको वो बताया था, लेकिन वो इससे ज़्यादा ज़रा लॉ को टच नहीं करती थी, क्योंकि वो केस की जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उसको उसके ऊपर जिरा की गई थी। तो उसमें भी एक्विटल हुआ था उसी क्रॉस के बाद। तो आज जो मैंने कहा था कि आगे मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो थोड़ा ज़्यादा लॉ को टच करेगी, और ख़ास तौर पर उन पॉइंट पर आज ज़्यादा फोकस होगा जो आम तौर पर जिरा के अंदर नहीं होते। तो इसमें जो है ये मैं आपको बता दूं कि मुझे भी एक पहले किसी ने कहा जी कि ये चीज़ जो है वो पूरी नज़र नहीं आती, या आपके ये पेज पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ये सिर्फ़ आपको एक आइडिया देने के लिए होती हैं। ये बिल्कुल पूरा क्रॉस नहीं है कि आप इसकी एक तस्वीर ले लेंगे और आप समझेंगे कि आपके पास ये पूरा क्रॉस आ गया। नहीं, ये मेरी जो वीडियो शुरू से लेके एंड तक बंदा देखता है उसी को समझ आती है, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कागज़ पर क्या लिखा है और जिरा क्या होती है, या जो भी मेरी रेलिवेंट वीडियो होती है उसका कंटेंट क्या है बेसिकली। तो इससे जो मैं आज आपको बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और ये किस तरह से हुई कि ये कंप्लेनेंट की तरफ से है। सबसे पहले कि वो अपना हमेशा ही जब भी जिरा होने लगती है तो सबसे पहले वो अपना बयान ख़ुद से रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके बाद अपनी शहादत के बाद फिर उससे जो है वो जिरा उस पर की जाती है। तो अब ये जो एक जिरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें किस तरह से कंप्लेनेंट से सवाल हुए और डीप हुए हैं, थोड़े से लॉ से रिलेटेड हैं, आपने ये देखना है कि ये इसमें क्या चीज़ हुई है। मैं एंड में एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि ये जो एक आपने मुझे बताना होगा कि अगर आपने ये चीज़ को, आपको पूरी, इससे आपको बेसिकली सवाल से समझ आ जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई। तो वो एक लास्ट में मैं क्वेश्चन आपसे ज़रूर करूँगा, आप मुझे कमेंट में इसको बताइएगा कि वो क्या चीज़ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, उस पर कमेंट किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से जो है मुझे एक रिवॉर्ड होता है। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो मैंने कहा था कि इस बार ये ज़्यादा लॉ नोइंग है कि लॉ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लेनेंट का बयान, तो कंप्लेनेंट यानी कि जो बेसिकली मैं बता दूँ जिसको नहीं पता या फर्स्ट टाइम जब को देख रहे हैं, कि जब भी पुलिस रेड करती है और किसी भी 9C वाले यानी कि जो नारकोटिक्स वाले केसेस में होता ये है कि पुलिस किसी भी पॉइंट पर गश्त पर मौजूद होती है और वहाँ पर वो किसी भी मुलजिम को पकड़ती है, उसकी वो तलाशी लेते हैं, उससे फिर वो जो है नारकोटिक्स बरामद होती हैं। और जो बंदा उस वक्त उनका हेड होता है, जो पेट्रोलिंग पार्टी के अंदर जो होता है हेड होता है, वो कम अज़ कम ये ऐसा ही होता है। तो वही ज़्यादा जो है वो कंप्लेनेंट होता है, मुद्दई होता है। तो इसके अलावा दूसरे भी एक्साइज़ वाले भी हो सकते हैं, नारकोटिक्स की दूसरी फोर्सेस होती हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो मैंने बताया कि 9B 9A या 9C जितने लोगों पर लगती है, तो वो ज़्यादातर पुलिस के जो होते हैं लोग, अहलकार, वही होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं, विटनेसेस। तो अब इसमें सबसे पहले यानी कि जो कंप्लेनेंट था, अब वो देखिए कि बयान क्या लिखा था। मैंने पहले भी कहा था कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको देखें, इसमें लिखा है वो क्या बयान लिखवा रहा है। आप बयान को गौर से सुनिएगा, सीक्वेंस को समझें कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से होता है। इसी को अगर आप समझेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो अब मुद्दई जो होता है वो ये कहता है कि जी इस तारीख़ पर मैं थाना इस्लामपुरा में, या मैं थाना बागवानपुरा, या मैं थाना, कोई भी बता देगा, हंजरवाल, यानी कि ये बेसिकली चूँकि लाहौर से केस था तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो कहेगा इस तारीख़ पर मैं इस थाने में तैनात था, इस दिन यानी जिस दिन उसने ये केस बनाया, उस दिन मैं और मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ कांस्टेबल, एएसआई या जो लोग भी दूसरे पुलिस के थे, वो गाड़ी पर इस जगह पर यानी कि जो जाए वक़ूआ है उसमें गश्त कर रहे थे, कि उनके गश्त के दौरान एक बंदा सामने से आया और उसने हमें जब देखा तो वो पीछे की तरफ तेज़ी तेज़ी से मुड़ने लगा। ठीक है, जिसको मशकूक जानकर हमने उसको पकड़ा, और उसको पकड़ने पर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम ये बताया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जी उसकी मैंने फिर जामा तलाशी ली, मुलज़म के पास जो थे वो कपड़े थे, या उसके अंदर वो कह देते हैं कि जी जेब में था, या उसके हाथ में पकड़ा हुआ था जी एक शापर था, जिसको हमने खोल कर देखा तो उसमें से जी 1600 ग्राम, 1500 ग्राम, 200 ग्राम जितनी भी थी वो चरस निकली।
ये केस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। मैंने पहले कहा था कि ये थोड़ा ज़्यादा लॉ को है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि सिर्फ चरस का केस होता है। इस केस में चरस भी थी, हेरोइन भी है, और इसके अलावा फिर क्रिस्टल आइस भी थे, और जो है ये जितनी भी तीन चीज़ों की बेसिकली चार चीज़ों की रिकवरी है जो उस पर डाल दी गई, इनके क्रिस्टल सफ़ेद और आइस भी और हेरोइन और 7 चरस। तो इसने बताया जनाब कि मैंने जब उसकी जाम तलाशी ली तो उसमें से हमें जी इतने 100 ग्राम चरस मिली, फिर इतने ग्राम हेरोइन मिली, फिर इतने ग्राम इसमें क्रिस्टल सफ़ेद मिले, और इसके अलावा इतनी आइस जो मिली। तो जो उसने बेसिकली वज़न किया, जो उसके पास कंडा होता है आमतौर पर मौजूद, तो उसको देखकर उसको ये चीज़ें सामने आई। तो ये जो चीज़ आपके सामने उसने बताई हैं कि ये जो चीज़ें उसको मिली, फिर उसने कहा कि जो ये बरामदगी हुई उसमें से मैंने फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि मैंने 75 ग्राम चरस का पार्सल बनाया, 25 ग्राम अफ़ीम का बनाया, 9 ग्राम मैंने सफ़ेद क्रिस्टल बना ली, 2 ग्राम मैंने आइस के, ये सारे के सारे अलहदा अलहदा मैंने पार्सल बनाए। और ये पार्सल किस लिए बनाए? ये लेबॉर्ट्री भेजने के लिए पार्सल बनाए गए। तो उसने बेसिकली 4 बनाए वो पार्सल जो उसने लेबॉर्ट्री भेजने थे, और 4 उसने बाकी जो बची हुई हर में से थी क्वांटिटी, जिसको कहते हैं केस प्रॉपर्टी। ये आप अक्सर सुनेंगे, या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं केस प्रॉपर्टी क्या होती है। तो केस प्रॉपर्टी बेसिकली वो बची हुई चरस या जो भी नारकोटिक्स होती हैं जो थाने के अंदर मालखाने में रखी जाती हैं, ठीक है, वो केस प्रॉपर्टी होती हैं। उसके बाद जो लेबॉर्ट्री के लिए सैंपल भेजा जाता है वो एक अलग से थोड़ी मिकदार के अंदर भेजा जाता है, जो कि रेलेवेंट लॉ के मुताबिक डील की जाती है उसकी परसेंटेज। उसके बाद कि फिर वो ये कहता है कि जी मैंने ये 4 जो है वो सैंपल तज्जियाती के बनाए, और 4 मैंने बाकी केस प्रॉपर्टी के बनाए। फिर मैंने रिकवरी मेमो पर तमाम पार्सल जो हैं वो दस्तखत के बाद अपने कब्ज़े में लिया। यानी कि जब वो ये सारी रिकवरी कर लेता है तो फिर उसका वो रिकवरी मेमो बनाता है। उस रिकवरी मेमो पर वो बाकी जो कांस्टेबल मौके पर मौजूद थे उनके वो दस्तखत लेता है, जो रिकवरी के विटनेस कहलाते हैं। फिर वो कहता है कि फिर मैंने थाने से मुहर्रर को बुलाया ताकि पता चले कि इस मुलज़म पर कोई पहले से एफ़आईआर तो नहीं है। तो वो अब थाने से मुहर्रर को बुलाता है, मुहर्रर फिर आकर उसको बताता है कि जनाब इस पर कोई है या नहीं है। फिर वो कहता है जी कि मुहर्रर ने बताया कि इस पर पहले एफ़आईआर है। उसके बाद मैंने दरख्वास्त लिखी और थाने में एफ़आईआर के अंदराज के लिए भिजवा दी। वो फिर ये भी बताएगा कि मैंने फ़लाँ कांस्टेबल के हाथ ये दरख्वास्त भिजवाई थी। ये अभी वो अपना बयान दे रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि जी उसके बाद तफ्तीशी जो था वो फ़लाँ वो ऐसा ही होगा। वो मौके पर आया, उसने मौका मुलाहजा किया, उसने मौका का जाए वक़ुआ का नक्शा बनाया जिसे साइट प्लान कहते हैं, और फिर उसके बाद उसने गवाहों के 161 के बयान दर्ज किए। फिर वो ये कहता है कि जी मैंने मुलज़म को तफ्तीशी के हवाले जाए वक़ुआ पर किया और थाने वापसी पर केस प्रॉपर्टी मुहर्रर थाने को दे दी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने फिर इतनी जो है वो मुहर्रर को जो है मुहर्रर थाना ने मुझे 4 पार्सल जो थे वो केस प्रॉपर्टी के दिए ताकि मैं उनको फिर माल खाना सदर पहुंचा सकूं, जो मैंने उसी दिन वापस जमा करवा दिए। फिर उसने कहा कि फिर तफ्तीशी ने मेरा बयान भी रिकॉर्ड किया कि जो मैंने थाने जाके मुहर्रर से केस प्रॉपर्टी के सैंपल वो लिए थे पार्सल, वो आगे मैंने जमा करवाए हैं। इस चीज़ का बयान भी मेरा दर्ज है। तो उसने अपनी देखें तो जाए वक़ुआ पर अपनी सारी कार्रवाई कंप्लेनेंट बताता है कि मैंने किस तरह से मुलज़िम को पकड़ा, उससे तलाशी ली, उससे नारकोटिक्स बरामद की, फिर उसके बाद मैंने उसके सैंपल किए, पार्सल अलहदा बनाए, पार्सल पर जो मेरे गवाहान थे साथ मैंने उनके विटनेसेस के साइन करवाए, सरब मोहर किया, ऊपर लिखेगा कि मैंने मोहर किस व नाम वगैरह मैंने मोहर का क्या लिखा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो बेसिकली कंप्लेनेंट आपको बताता है। फिर उसके बाद वो ये कहेगा कि जनाब मैंने एक और काम किया। वो अब आगे जब वो बता देगा कि मैं फिर मुलज़म भी जाके मौके पर दिए, मैंने दरख्वास्त लिख कर भेजी, तो ये सारी कार्रवाई जब उसने बता दी तो उसके बाद उस पर जिरा शुरू हो जाएगी। अब इस पर जिरा किस तरह से होती है कंप्लेनेंट पर, देखें। इससे पहला ये सवाल पूछा गया
कि आप कब से पुलिस के महकमे में तैनात हैं। तो वो बताएगा कि मैं कितने अरसे से पुलिस के महकमे में तैनात था, मैंने कितने अरसे से यानी कि मैं पुलिस की जॉब कर रहा हूँ। तो ये इस पर एक सवाल तो ये होता है। फिर उससे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप इससे पहले कितने नारकोटिक्स के मुकदमात में मुद्दई रहे हैं। तो वो बताएगा जनाब कि मैं इससे पहले इतने मुकदमात में मुद्दई था। फिर उसके बाद से पूछा गया कि आपने थाने से निकलते हुए यानी कि जब आप थाने से पेट्रोलिंग के लिए निकले थे तो क्या आपने रपट रोज़नामचा में अपना वक़्त रवानी का लिखा था कि आप इतने बजे जाए वो कुआ पर इतने बजे जो है वो पेट्रोलिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। ये वो पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो लॉ के से रिलेटेड है कि ये पुलिस हमेशा ही जब भी गश्त पर निकलती है तो वो अपने रपट रोज़नामचा के अंदर तहरीर करती है कि जनाब मैं और ये बंदे इस जाए वकूआ पर या सॉरी जो जाए होती है पेट्रोलिंग की जगह वहाँ पर निकलने लगे हैं पेट्रोलिंग के लिए। ठीक है जी। तो वो वहाँ पर उनको कानून के तहत वो पुलिस रूल्स के तहत उन्होंने ये दर्ज करना होता है। फिर उसके बाद वो उससे ये सवाल पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने रोज़नामचे में दर्ज नहीं किया था कि आप निकलने वाले हैं। तो वो ये उसका जवाब करेगा कि उसने ये किया था या नहीं किया था। फिर उसके बाद उसे पूछा कि और ये भी बताओ कि तुम अदालत में हक़ाइक़ जो है वो जानबूझकर छुपा रहे हो कि बेसिकली तुम निकले ही नहीं थे और तुमने ये सारी कार्रवाई फ़र्ज़ी की हुई है। दूसरी बात वो ये कहता है कि आप ये बता दें कि क्या दूसरे पुलिस वालों की भी एंट्री जो थी वो रोज़नामचे में लिखी गई कि ये लोग भी साथ पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद से ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि क्या दूसरे ये बात दुरुस्त है कि दूसरे लोगों की जो है वो एंट्री दर्ज नहीं है, यानी दूसरे पुलिस एहलकारों की रपट रोज़नामचा के अंदर दर्ज एंट्री की जो है वो अंदराज नहीं है उनका। फिर उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि क्या ये दुरुस्त है कि जो है दूसरे पुलिस एहलकारों की आपने एंट्री दर्ज नहीं की थी। तो इसका भी जवाब देगा। फिर उससे ये पूछा गया कि आप पेट्रोलिंग ड्यूटी ख़त्म करके कितने बजे थाने वापस आए। फिर उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि क्या मुलज़म और जो केस प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारे साथ थी और ये इन दोनों का अंदराज भी तुमने पुलिस रोज़नामचा के अंदर डायरी रोज़नामचा में किया था कि नहीं किया था। फिर उससे अगला सवाल पूछा गया कि क्या मुलज़म जो था वो तुमने तफ्तीशी के हवाले किया और केस प्रॉपर्टी किसको दी थी और कब दी थी। तो इसका भी वो जवाब देगा। फिर उसके बाद से पूछा गया कि थाने और जाए वकूआ के दरमियान फ़ासला कितना था। फिर से ये पूछा गया कि जब वो थाने वापस आया तो कितने पार्सल उसने मुहर्रर को दिए। फिर उससे पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि मुहर्रर को तुमने सिर्फ़ 8 पार्सल दिए थे। फिर उससे ये पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि तुम पार्सल देने के बाद घर चले गए थे। तो फिर उसके बाद ये कि क्या तुमने मुहर्रर को वाकई ही इतने पार्सल नहीं दिए थे, यानी कि 8 है तो अगर 8 कह देंगे 8 पार्सल नहीं दिए थे। फिर उससे ये पूछा गया कि क्या ये आपने मुहर्रर को कितने पार्सल दिए थे। ये देखें तो ये सवाल बार बार घूम घूम कर पार्सल से रिलेटेड हो रहा है कि क्योंकि जब रिकवरी ज़्यादा हो तो इसलिए उससे इस तरह के सवाल जो हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद आप देखें उससे हमने ये पूछा कि आपने पार्सल लेने की तफसील रोज़नामचा में लिखी। तो अभी तक के जो सवाल हैं मैं एक बार फिर इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले से ये पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कितने आप पुलिस महकमे में कितने अरसे से तैनात हैं। फिर से पूछा जा रहा है कि वो कितने मुकदमात में पहले मुद्दई रह चुका है ताकि उसका एक्सपीरियंस क्लियर हो सके, वो ये कल को शिकवा ना कर सके कि जनाब मैं तो जो था वो नया था या मुझे इस चीज़ का ज़्यादा तजर्बा नहीं है। वो कोई भी चीज़ जो है इस तरह की बात ना करे, अगर वो करेगा तो तब भी उसके एंटी जाएगी भी। तो ये इससे इस तरह की ऑथेंटिसिटी लेने के लिए कि ताकि उसको इसकी पूरी नो हाउ है, और अगर वो नो हाउ होते हुए कोई गलती करता है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है, तो जो कि क्रॉस का असल मकसद होता है। फिर उससे जब पूछा गया कि रोज़नामचा के अंदर, चूँकि इन लोगों ने देखें जब झूठी रिकवरी हो तो रॉबर्ट रोज़नामचा के अंदर एंट्रियाँ भी नहीं होती। तो ये भी एक सवाल होता है जो लॉ जिसको जितना भी मैंने पहले कहा कि अगर आपका लॉ अच्छा है तो आपकी जिरा भी अल्टीमेटली अच्छी होगी। तो इसलिए इससे बार बार रोज़नामचे का सवाल हो रहा है कि ये बेसिकली वहाँ पर गया ही नहीं। तो इसीलिए उससे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या दूसरे लोगों की भी एंट्रियाँ थी, क्योंकि ये बाय लॉ उन्होंने करना ही करना था।
फिर ये कि ड्यूटी ख़त्म करके वो कितने बजे थाने वापस आ रहा है, तो वो टाइम फ्रेम पूछा जाता है। जिस तरह से मैंने पिछली भी वीडियो में के अंदर बताया था कि टाइम फ्रेम और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिरा के लिए। तो इसमें जो चीज़ आप देखें कि उससे ये पूछा गया कि थाने कितने बजे आया, फिर उससे ये पूछा गया कि उसने मुलज़म किसके हवाले किया था, मुलज़म किसके पास था। तो ये भी एक जो लॉ होता है कि उसने एप्रीहेंड करना और वापस आके उसने अपने से सुपीरियर अफसर को देना होता है, जो कि सीआरपीसी के अंदर भी दर्ज है। तो अरेस्ट के चैप्टर में ये चीज़ मैं अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी पुलिस किसी भी बंदे को गिरफ़्तार करती है, तो वो चाहे वो कुआ से जो बंदा पकड़ा जाता है वो थाने के अंदर किसको दिया जाता है, वहाँ जो केस प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह से ये प्रॉपर्टी है, इसी तरह से जो रिकवरी होती है वो आकर किसको दी जाती है। तो ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको तो बखूबी इस चीज़ का इल्म होता है कि वो किस तरह से चीज़ें जाती हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं पता होता कि ये किस लॉ के तहत है। तो ये बेसिकली सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट वाले चैप्टर के अंदर ये चीज़ मेंशन है और इस पर मेरी वीडियो मौजूद है। अच्छा देखें, ऊपर ये शायद लिंक भी आपके पास आ रहा है, अगर आप उसको रेस्ट वाले में क्लिक करेंगे तो आप उसकी पूरी वीडियो भी देख पाएंगे। फिर उससे के बाद जब ये पूछा गया कि भाई जब तुम थाने पहुंचे थे, मुलजिम तुमने तफ्तीशी को दिया था या किसी और को दिया था, तो यहाँ से भी वो जो गड़बड़ करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि लॉ को फॉलो नहीं किया गया, आपने डेंट डालना था प्रोसिक्यूशन के केस में। फिर उसको ये पूछा गया कि यानी कि ये बताओ कि थाना और जैब कुआ के दरमियान फ़ासला कितना है, क्योंकि वो देखे ना, अब एक मुलज़म पकड़ लिया, वो कहे जी मैंने पकड़ा तो था शाम को 4 बजे और मुलज़म मैंने दिया अगले दिन सुबह 5 बजे। तो ये इसका मतलब है कि इतनी देर तक तुम कहोगे कि मैं तो थाने, बीच में वो गलती करेगा ना, कहे कि मैं तो थाने पहुंच गया था रात 12 बजे। जब तुम थाने 12 बजे पहुंच गए तो तुमने मुलज़म सुबह 5 बजे कैसे दिया। तो ये बेसिकली इस तरह के सवाल सिर्फ इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि ये पता कर चलाया जा सके कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसके बाद फिर ये कि वो उससे पूछेगा पार्सल कितने थे, तो वो बताएगा बार बार कि 8 पार्सल थे, 4 पार्सल थे, कितने थे, उस पार्सल की इसने तफसील वहाँ लिखी थी कि नहीं लिखी थी। तो ये अभी तक के जितने सवाल थे वो सारे के सारे उनकी एक्सपीरियंस के हवाले से हैं। फिर उसकी जाए वकूआ से जो उसको रवाना होते हुए उसने एंट्री देनी थी उस हवाले से किए गए। फिर उसके अलावा उसकी ड्यूटी वापस कितने बजे हुई, टाइम उससे पूछा गया। फिर उससे ये पूछा गया कि जो उसने केस प्रॉपर्टी थी, मुलज़म थी, वो किसके हवाले किए थे। फिर उसके बाद थाने का फ़ासला पूछा गया, फिर टाइम को उसके साथ मैच करना था। फिर उसके बाद कि रिकवरी के पार्सल कितने बने थे, वो पार्सल कहाँ पर रखे गए, कहाँ से लिए गए, क्या लेते की और वापस देने की तफसील वहाँ पर रोज़नामचे के अंदर उन्होंने दर्ज की थी कि नहीं की थी। इसी तरह से फिर आगे उससे ये सवाल पूछा गया कि जो मैंने कहा था कि फ़र्दर ज़रा ला नोइंग है, देखें ला नोइंग इसीलिए आ जाता है कि वहाँ पर फिर पूछा गया कि ये बताइए कि क्या आपने रजिस्टर नंबर 19 में जो मुहर्रर को पार्सल दिए थे उनकी एंट्री दर्ज की है। अगर उनकी एंट्री दर्ज की है तो ये बताएं किस तारीख पर की थी। तो क्योंकि अब ये आपको पता होना चाहिए कि पुलिस के पास 25 रजिस्टर होते हैं, जिसके अंदर उनमें से एक रजिस्टर नंबर 19 है जहाँ पर ये रिकवरियाँ जो होती हैं वो दर्ज की जाती हैं। तो यहाँ पर भी वो गलती करेगा अगर झूठा हुआ तो। फिर उसके बाद से पूछा गया कि क्या आपने 4 पार्सल जो मुहर्रर से लिए थे, यानी वो पार्सल जो उसने माल खाने के अंदर जमा कराने थे, क्या उसकी एंट्री भी उसने दर्ज की है उस रजिस्टर में। ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछा गया कि ये बताओ कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने रोज़नामचे में एंट्री नहीं दर्ज की थी। फिर यानी कि मुहर्रर से लेने और देने के जो 4 पार्सल हैं रजिस्टर में 19 में, उनका जिक्र किया था कि नहीं किया था। तो ये भी उससे सवाल पूछा गया। फिर से ये पूछा कि ये बताओ कि आपने माल खाने जमा कराने के लिए कितने पार्सल बनाए। अब यहाँ पर भी उसने गलती की हुई थी। फिर उसके बाद से ये पूछा गया कि ये क्या ये दुरुस्त है कि तुमने एक गैर सील पार्सल बनाया, यानी कि तुमने एक अलग और पार्सल बना लिया जिसके अंदर तुमने 4 पार्सल रखे थे। यानी बेसिकली इसने जो 4 और 8, 4 8, 4 तो उसने लेबॉर्ट्री के लिए भेज दिए और 4 वो पार्सल थे जो उसने अपने माल खाने के अंदर जमा कराने थे। अब उसने क्या किया कि माल खाने में जमा कराने के लिए 4 पार्सल जो थे उनको एक और पार्सल के अंदर जमा कर लिया। तो वो अब ये चीज़ जो थी यहाँ पर आकर एक और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि जो आपने शेक करना होता है प्रोसिक्यूशन का केस कि जनाब रिकवरी इंटैक्ट नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ को क्रॉस करने के लिए सारे ये सवाल किए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा कि जनाब आपने जो थे वो 4 4 पार्सल जो थे उनको एक जगह क्यों जमा किया। ठीक है। फिर वो ये बताएगा
कि मैंने ये क्यों किया। फिर उससे ये सवाल पूछा गया कि जो पार्सल पर मंदरजात थे, यानी कि जो तुमने एक अलग और पार्सल बनाया था, क्या उसके ऊपर उसकी तफसील भी दर्ज की थी कि इसके अंदर क्या क्या है। फिर उसके बाद उसे ये पूछा गया कि जो आपने तफ्तीशी को एक पार्सल बनाया तो उसका बताया था तफ्तीशी को कि ये जनाब जो मैंने एक नया पार्सल बना लिया जिसके अंदर मैंने फ़र्दर चाल रखे हैं, तो क्या तुमने उसको भी ये चीज़ बताई थी या नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके पास प्रूफ होना चाहिए इस बात का। फिर से भी पूछा गया कि ये बताओ कि जाए वकुआ पर कितने बजे पहुँचे। ठीक है, अब वो क्या होगा फिर कि किस सवारी के ज़रिए तुम पहुँचे। यहाँ पर उसने सारा केस ही बदल दिया। पहले उसने कहा कि मैं किसी और तरीके से पहुँचा था, अब उसने कहा कि मैं किसी और तरीके से पहुँचा था। जब वो इतना ब्रेक डाउन हो चुका था तो उससे जब ये सवाल किए गए तो वो यहाँ पर भी पजल हो गया। फिर उससे ये पूछा गया कि आप, वो कहता है कि जी अब मैं आया हूँ मोटरसाइकिल पर। पहले वो कह रहा था कि मैं पुलिस की गाड़ी से निकला था थाने से, अब वो कहता है कि मैं मोटरसाइकिल पर आया हूँ। अब अगर वो मोटरसाइकिल पर आया तो उसको फर्दर उसको कमज़ोर करने के लिए ये पूछा गया कि तुम्हें याद है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मोटरसाइकिल का क्या है, क्या तुम बता सकते हो जिस पर तुम बैठ के आए। तो उसने कहा जी कि मुझे वो नहीं याद। तो उसके बाद फिर से ये पूछा कि तुम ये बताओ जायकवाड़ थाना में फ़ासला कितना है। तो फिर उसने बता दिया कि जनाब इतना फ़ासला है। फिर उससे ये दोबारा सवाल किया गया कि तुम ये बताओ कि जो दरख्वास्त तुमने थाने में अंदराज मुकदमा के लिए भेजी थी उसके अंदर नारकोटिक्स लिखी थी कि कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें रिकवरी या रिकवरी मेमो का जिक्र किया है। तो उसने कहा जी कि मैंने उसमें नहीं किया था, तो ये यहाँ पर होना चाहिए इस दरख्वास्त के अंदर। अब चूंकि ये है ही सारी फेक तो इसलिए इस तरह की कोई चीज़ें थी ही नहीं। तो ये भी एक लॉ पॉइंट होता है जो लोगों को नहीं पता कि जो एप्लीकेशन भेजी जाती है उसके अंदर वो मंदरजात होने चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप एप्लीकेशन दें और उसमें कुछ ना हो और एफआईआर में सारा कुछ हो। उसके बाद ये हुआ कि आपने क्या आपने ये फिर ये पूछा गया कि वो दरख्वास्त तुमने कितने बजे थाने भेजी थी। तो वो टाइम फिर बताएगा जो टाइम गलत होगा। फिर उसके बाद से ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि रिकवरी मेमो पर तुमने कितनी मिकदार लिखी हुई है जो बरामदगी की, और जो उसके बाद दरख्वास्त पर थी वो कितनी मिकदार है, और एफआईआर के अंदर कितनी मिकदार है। देखिए इन तीनों मिकदारों के अंदर जो है वो अगर आपस में एक क्वांटिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये झूठी रिकवरी है सारी। फिर उससे ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि तुमने मुहर्रिर को कितने बजे बुलाया था। फिर उससे ये पूछा गया कि चरस का रंग कौन सा था जो तुमने कहा था कि ये बरामद हुई। फिर ये पूछा गया कि चरस किस शक्ल में जो थी वो बरामद हुई। फिर उससे ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि जो आमतौर पर कहा गया कि जनाब इस तरह की शक्ल थी, तो फिर उससे पूछा जाता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ कितनी है। फिर उसको ये पूछा गया कि जो तुमने मिली थी क्या तुमने इसके ऊपर टेप कोई लगाई थी, इसको सील बंद कैसे किया था। फिर उससे ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि जो आपने उसके जो बरामद हुआ था उस बंदे के पास शॉपर, वो शॉपर कहाँ रखा था। अगर वो ये कह देता कि जनाब मैंने तो वो निकाल दिया, ज़ाया कर दिया, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने सारी जो चरस है और जितनी भी बाकी नारकोटिक्स हैं इन सब का अलहदा अलहदा से वज़न किया था। तो वो ये बता देगा कि जनाब मैंने अलग अलग से वज़न किया था या नहीं किया था। अगर उसने नहीं किया था तो इसका मतलब है कि इस तरह की सारी रिकवरियाँ बेकार हैं। फिर उससे ये पूछा गया कि ये क्या ये दुरुस्त है कि तुमने जो है वो सभी का एक सैंपल बनाया और सारी जो जितनी भी नारकोटिक्स की सबको एक शापर में डाल दिया। तो ये भी सिर्फ उसको डाउट में क्रिएट करने के लिए कि भाई हाँ भाई वाकई उसने ये काम किया होगा कि मिक्स कर दिया सारा कुछ। फिर उसके बाद से ये पूछा गया कि तुम ये बताओ, तुमने चूँकि ये कहा है कि अफ़ीम भी मिली है तो अफ़ीम का रंग क्या था। फिर से ये पूछा गया कि अफ़ीम किस शक्ल में थी। फिर उस अगर वो ये कहता है कि टुकड़े में थे तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास वो कितने टुकड़े थे अफीम के। फिर से ये पूछा गया कि क्या तुमने अलग अलग टुकड़ों का वज़न किया था कि सभी टुकड़ों का एक ही वज़न कर लिया था। फिर उससे ये पूछा गया कि क्या तुम ये बताओ कि ये जो टुकड़े थे वो क्या एक ही साइज़ के थे कि मुख्तलिफ साइज़ के थे। फिर उसमें से ये पूछा गया कि तुमने कितने टुकड़ों का एक सैंपल तैयार किया था। फिर उसमें से ये पूछा गया कि जिन टुकड़ों से तुमने अफीम ली क्या उन पर कोई निशान भी लगाया है। फिर से ये पूछा गया कि तुमने चूंकि सफ़ेद क्रिस्टल का जिक्र किया तो ये बताओ कि ये क्रिस्टल किस शक्ल की थी। तो वो बता देगा कि जनाब इस शक्ल की थी। फिर इससे पूछा गया कि वो उसका साइज़ बता सकते हो। तो वो कहता है जी कि ये तो बहुत बारीक थे, चावलों की तरह के थे। अच्छा, अगर चावलों की तरह थे तो तुम क्या उनकी वो मिकदार बता सकते हो कितनी है। तो वो बता देगा कितनी है। फिर इससे ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि क्या तुमने ये सारी क्या ये बात दुरुस्त है कि तुमने सारी कार्रवाई थाने में बैठ कर की है। फिर उसे ये पूछा गया
कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने एक झूठी शहादत दी है। तो ये हमेशा ही शहादत के क्रॉस के एंड में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपने ये देखना है कि सारे 9C के अंदर ये अगर मुख्तलिफ रिकवरीज आई हैं तो वो सवाल किस तरह से होते हैं, वो जिरा किस तरह से होती है। तो अभी जो मैंने कहा था कि अगर आपको एक चीज़ मैं पूछूंगा कि आपने ये बताना है मुझे पॉइंट जिसका ऊपर के मुझे पता चलेगा आपको समझ आई है या नहीं। तो ये जिरा मेरा ये सवाल है आपसे कि ये बताइए कि ये बेसिकली किस चीज़ को शेक करने के लिए बनाई गई है। तो ये अगर आपको मेरा ये सवाल मैं इसका जवाब हालांकि दे चुका हूँ, तो मैं कमेंट के अंदर वेट करूँगा आप लोगों की तरफ से कि आप मुझे ये बताएंगे कि ये जिराफ बेसिकली किस चीज़ को तोड़ने के लिए की गई है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके लिए नेक्स्ट सीरीज़ अभी कंटिन्यू है, जो अभी मैं मज़ीद दूसरे गवाहों के बयानात भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।